हेलो बच्चों। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ईडीएम बेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट करंट। सबसे पहले हम लोगों को एम्पीयर-फेरेक्टर लॉ आपने पढ़ ही रखा होगा कि एम्पीयर-फेरेक्टर लॉ क्या कहता है। बेसिकली वो कहता है कि अगर किसी क्लोज लूप के अक्रॉस आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो किसके बराबर होती है? इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आपने इसे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा। अब हमारे सामने बेटा टॉपिक क्या है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट हमें क्या बताता है कि मान लो ये एक प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसमें क्या है, यहां पे मैंने एक वोल्टेज अप्लाई कर दी। जब मैं यहां पे वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो यहां से करंट फ्लो होगा और करंट यहां से फ्लो होकर यहां से यहां जाने वाला है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग जानते हैं जब कभी ओपन सर्किट होता है तो ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको जगह दिख रही है ये वाली, तो इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे तो ओपन जगह है, तो यहाँ पे से आखिर की चार्ज है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कैसे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब करंट यहां से यहां इधर कैसे पहुंच जा रहा है। ठीक है, आपने तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रोस्टैट में कि क्या कहते हैं, वहां पे ये जो चार्ज है क्या कहते हैं कैपेसिटर में यहां से यहां स्टोर हो जाता है और यहां से यहां फ्लो हो जाता है। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल। उसने कुछ चीजें स्टडी करी। उसने कहा कि भैया यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो उसने यहाँ पे एक लूप कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे एक लूप मान लेता हूं मैं एम्पीयर सर्किट लॉ के हिसाब से, और उसने क्या किया, एक लूप अंदर कंसीडर कर लिया, ठीक है, और इस लूप की रेडियस रखी उसने r। इस लूप का नाम दिया C1 और इस लूप का नाम दिया C2, ठीक है। अब वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप C1। अगर लूप C1 के अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप अप्लाई करो एम्पीयर लॉ। एम्पीयर लॉ लगाया हमने, तो एम्पीयर लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है बेटा, हम लोगों को पता है यहाँ पे ये क्लोज लूप है, और जब क्लोज लूप है तो इसमें से B इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लोज लूप सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको पता ही होगा क्या होता है, 2 पाई r, ये हो गया म्यू नॉट आई। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। मतलब इस लूप के अंदर जब यहां से करंट I फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। अब हम क्या करते हैं, उसने क्या किया, अप्लाई एम्पीयर लॉ एट लूप C2। वो C2 में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मतलब करंट होगा। तो उसने क्या किया, यहां पे भी एम्पीयर लॉ लगाया, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बेटा देखो यहां पे तो आपको पता है इधर तो ओपन सर्किट है, इस कैपेसिटर के अंदर ये ओपन सर्किट है। अब जब ओपन सर्किट है तो यहां से चार्ज यहां से यहां कैसे पहुंच गया, तो उसने यहां पे देखा यहाँ पे तो करंट है ही नहीं, इस वाले एरिया में तो करंट है ही नहीं ना, ताकि ओपन सर्किट है। अब जब ओपन सर्किट है तो उन्होंने कहा B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, तो करंट तो 0 हो गया, और अगर करंट 0 है तो वहां पे पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ कि इस पॉइंट पे यहां पे तो करंट है, यहां पे करंट I फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां पे करंट I नहीं है, ठीक है, कि यहां पे जो करंट है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है नहीं और करंट भी नहीं है, तो उन्होंने कहा यहां पे करंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो है नहीं। तो उन्होंने इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैक्सवेल साहब ने सोचा कि अगर यहां पे करंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं है तो किसकी वजह से है। तो उन्होंने यहां पे कुछ और सोचना चालू किया आगे। उन्होंने कहा कि अगर अब कुछ सोचो, ये दो प्लेट्स हैं, इधर देख लेते हैं एक बार फिर से, ये दो प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स के अक्रॉस आप अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये लगाते हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से यहां पे क्या होगा, ये चार्ज यहां से जहां जाएगा या पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव यहां से आ जाएगा यहां आ जाएगा। और आपको पता है जब किसी प्लेट्स के बीच में ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है तो वहां पे क्या सेटअप हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सेटअप हो जाती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, आपको पता है जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स होता है, इनके अंदर कुछ एरिया भी होगा, प्लेट्स का कुछ एरिया होता है,
कैसी प्लेट्स हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं या रेक्टेंगुलर हो सकती है, लेकिन उनका एरिया तो होगा ही होगा। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया है, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर यहाँ फ्लक्स है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। और हम लोगों को पता है किसी भी कैपेसिटर के बीच में जो फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। और हम लोगों को ये भी पता है कि सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। इस एरिया से ये कट गया, फ्लक्स आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा होगा, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होगा, थोड़ा चार्ज फिर बड़ा बड़ा चार्ज बढ़ता जा रहा होगा, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइज कर रही है। तो उन्होंने कहा जब चार्ज चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। तो उन्होंने कहा इसको मैं एक काम करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो डी फाइव बाई डी टी, एक मिनट, डी फाइव बाई डी टी, डी बाई डी टी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से डी फाइव बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट जो था, डी क्यू बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी क्यू बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। अब बेटा इधर देखो, यहां पे dq बाई dt है, dq बाई dt पढ़ा था ना क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस कॉल्ड करंट, और दिस कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई dt। बेटा इसका नाम दिया गया कि यहाँ पे जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं है, यहाँ पे जो करंट है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से है तो इस करंट का नाम दिया गया कि यहाँ पे जो करंट है उसको बोला गया आईडी, दिस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। पर अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट है तो उन्होंने कहा फिर मॉडिफिकेशन फॉर्म उन्होंने दी कि क्या कहते हैं कि आखिर डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये है, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। अब हम इसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म लिख लेते हैं कि वो क्या होती है। बेटा देखो मॉडिफिकेशन फॉर्म एम्पियर की होगी, मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ के लिए हमें पता था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, बट यहां से अगर करंट आई जा रहा है तो यहां से इधर जो बीच में मिल रहा है वो आईडी करंट है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया दिस कॉल्ड आईडी। तो अगर यहाँ पे ये आईडी है तो उन्होंने इसको लिखा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आईडी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई dt, then this is called ampere modification law, ठीक है। तो आपको ये पेपर में बहुत आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप इसको कर सकते हैं।